भी करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आया हूं मेटल नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु चैप्टर का 70 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी टीम ने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कई सालों का जो क्वेश्चन पेपर है, पिछले कई साल लिए गए जो एग्जाम्स हैं उससे खंगाला है और उससे निकाला है। ठीक है ना। तो यह जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आप इसे मिस नहीं करें, ठीक है ना। आप पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के बाद, इसके सारे क्वेश्चन को याद करने के बाद आपका मेटल नॉन मेटल का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। पहला जो क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक अघातवर्ध धातु कौन सा है। अघातवर्ध कहने का मतलब क्या होता है? अघातवर्ध कहने का मतलब धातु में कुछ ऐसा गुण होता है जिससे कि उसे आप पीटेंगे तो वो एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चादर के रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है अघातवर्धनीयता। क्या कहलाता है? अघातवर्धनीयता। तो सबसे ज्यादा चादर के रूप में बहुत कम सोना होगा आपके पास, उसे आप बहुत लंबा चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सोना जो है सबसे अधिक अघातवर्ध धातु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक तन्य धातु। तन्य मतलब क्या होता है? तन्यता क्या होता है? धातुओं में बेसिकली एक गुण पाया जाता है जिसके कारण उसे आप खींचकर लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी गुण को कहा जाता है तन्यता। और सबसे तन्य धातु पूछे या सबसे अघातवर्ध धातु पूछे तो वो होता है सोना। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है और सोना ही सबसे ज्यादा अघातवर्ध धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना होता है, चूंकि मैंने अभी बताया कि सोना जो होता है बहुत ज्यादा तन्य धातु होता है। 1 ग्राम सोने से आप क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर क्या कर सकते हैं? लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है ना। 1 ग्राम सोना से लगभग आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन है वो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कैरेट क्या है? कैरेट देखिए, सोना की शुद्धता जो है, सोना की शुद्धता किस में मापा जाता है? सोना की शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। ठीक है ना, कैरेट में। और शुद्ध सोना जो होता है पूरे 24 कैरेट का होता है। जो अगर स्केल है उसमें, अगर उस स्केल में कोई 24 पे उसका जो होता है आकर रुकता है तो समझ जाइए कि वो क्या होता है, 24 कैरेट का सोना शुद्ध है। शुद्ध सोना जो होता है मिट्टी की तरह होता है। जो मिट्टी होता है जो मुलायम, आप उसको क्या कर सकते हैं? हाथ से उसका आकार बदल सकते हैं। उसी प्रकार से शुद्ध सोना का भी आकार बदल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आभूषण वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण वाला सोना जो होता है वो 22 कैरेट का होता है। ऐसा क्यों? अभी तो इसका मतलब वो शुद्ध सोना नहीं है? जी बिल्कुल, वो शुद्ध सोना है, लेकिन क्या होता है उसमें क्या किया जाता है? कॉपर या फिर चांदी, कॉपर यानी कि तांबा और चांदी को मिलाया जाता है। या तो तांबा को मिलाए या तो चांदी को मिलाए। चांदी और तांबा को मिलाने से क्या होता है? सोना जो होता है थोड़ा कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसकी कठोरता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि मान लीजिए आप ईयर रिंग पहने, वो प्योर 24 कैरेट का है, पता चला कि आपका ईयर रिंग जो है लचीला होकर टूट के गिर गया कहीं, या फिर क्या हो गया, आप पहनकर सोए थे कल गोल वाला ईयर रिंग, पता चला कि जब आप सोकर उठे तो दब गया, वो गोल से क्या हो गया, वो स्क्वायर शेप में हो गया या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो उसी चीज को बरकरार रखने के लिए सोना में क्या किया जाता है, 2 कैरेट के जगह पे कॉपर या फिर चांदी या फिर कॉपर या फिर चांदी मिलाया जाता है। तो सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या क्या मिलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी। यानी कि आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, दोनों आंसर होगा। यानी कि तांबा भी मिलाया जाता है और चांदी भी मिलाया जाता है। मैंने क्या कहा? सबसे तन्य धातु सोना, सबसे अघातवर्ध धातु सोना। सोना की शुद्धता किस में मापा जाता है? कैरेट में। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, बोला कि
सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, तांबा और चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो सोना ही एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बाकी जो है सारा पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन से संयोग करता है। सोना क्यों नहीं करता, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए सोना जो होता है ना, सोना देखते होंगे कि जो ज्वेलरी वगैरह पहनता है तो वो चमकीला, मतलब कि चमकीला होता है, वो काला नहीं पड़ता है। लेकिन एल्युमिनियम हो गया काला पड़ जाता है, कॉपर हो गया काला पड़ जाता है। तो सारी धातुएं क्या होती है, मतलब कि ऑक्सीजन से संयोग करती है। लोहा देखते हैं काला हो जाता है। तो लेकिन सोना एक ऐसा धातु, इसको कितना भी भिगाए कितना भी कुछ करे वो अपना रंग नहीं बदलता है। ठीक है ना, सोना अपना रंग नहीं बदलता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। सोना का परमाणु संख्या जो होता है 79 होता है, 79 होता है। सोना कितना नंबर पे, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्केडियम 21, टाइटेनियम 22, बेनेडियम 23। इस प्रकार से जो होता है ना, अगर 79 तक गिनते 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 79 तक जाएंगे तो वहां पे कौन सा तत्व होगा, वो होगा सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना किस में घुल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सोना जो होता है एक्वारेजिया में घुल जाता है। क्या में घुल जाता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को क्या होता है, एक्वारेजिया क्या होता है समझिए। एक्वारेजिया जो होता है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास क्या है, दो पदार्थ है। कितने पदार्थ है, दो पदार्थ। एक पदार्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा पदार्थ कौन सा है, दूसरा पदार्थ जो हमारा है, पहला पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा पदार्थ जो है वो है नाइट्रिक अम्ल। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है उसको क्या किया जाए, 1:3 में मिलाया जाए, तो जो होता है उससे जो मिश्रण बनता है, क्या बनता है मिश्रण। तो वो 1:3 में अगर इस मिश्रण को मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा एक्वारेजिया। क्या बन जाएगा, एक्वारेजिया। वही होता है शुद्ध सोना। तो सोना को घुलाने वाला पदार्थ वही क्या होता है, सोना को घुलाने वाला पदार्थ। ठीक है ना, तो सोना किस में घुल जाता है, एक्वारेजिया में घुल जाता है। मैंने कैसे बताया, जैसे कि आप लोग भी नोटिस करते होंगे अपने आपके गांव में आपकी आंटी, आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी पायल कभी साफ करवाते होंगे। एक व्यक्ति आता होगा अपने बॉटल में पानी लेकर, बोलता होगा ये पानी से आप क्या करिए, साफ करिए अपने जेवर को और बाद में हमको क्या करिएगा, पानी दे दीजिएगा। तो वो जो पानी होता है ना, उससे क्या होता है, आपका चांदी या फिर सोने का जो ज्वेलरी होता है उसका ऊपर का परत उखड़ के क्या हो जाता है, नीचे चला आता है। किस में चला जाता है, मतलब उस पानी में चला जाता है। आपको लगता है चमक गया, लेकिन चमकता नहीं, उसका ऊपर का परत ही गायब हो जाता है। ठीक है ना, जिससे ज़्यादा चमकीला लगता है, लेकिन उससे आपका नुकसान होता है। सोना क्या हो जाता है, आपका पतला हो जाता है, आपका वजन कम जाता है। तो आपको लगता है कि मेरा जो सोना है वो नया हो गया, चांदी का पायल नया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो एक्वारेजिया होता है और उसमें क्या हो जाता है, सोना घुल जाता है। ठीक है, इससे आपका नुकसान होगा। तो आप ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप क्या करें, खुद से पायल को साफ करें या सोना का जेवर को साफ करें। एक्वारेजिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, अभी तो मैंने बताया 1:3 होता है। कितना होता है, 1:3। एक क्वेश्चन भी आई है, याद रख लीजिएगा। सोना का अयस्क कौन सा है, सोना का अयस्क जो है, क्वेश्चन है सोना का अयस्क कौन सा है। तो सोना का अयस्क जो है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट दोनों जो है सोना का ही अयस्क है। तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। मैंने क्या कहा, सोना का अयस्क कौन सा है, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। तो मैंने सोना से संबंधित अभी तक कितना जीके बताया। सबसे पहले बताया सबसे आघात वर्णीय धातु सोना, सबसे तन्य धातु सोना, सोना की परमाणु संख्या 79,
कौन सा धातु ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करता है? सोना नहीं करता है। सोना जो होता है किस में घुल जाता है? एक्वारेजिया में घुल जाता है। ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, और सोना का अयस्क, अयस्क क्या होता है? अयस्क वे पदार्थ होते हैं या फिर वे खनिज होते हैं जिससे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अयस्क किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से धातुओं का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। ठीक है ना। तो सोना कौन कौन से अयस्क से निकलता है? कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। जिस प्रकार से एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, जिंक का अयस्क जिंकाइट, लोहा का अयस्क हेमाटाइट, उसी प्रकार से कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? सोना का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। धातु के गुण कहने का मतलब जिसमें चमक हो, जो कठोर हो, ठीक है ना, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता हो। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा भी, अधातु होते हुए भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, उसमें चमक भी होता है। तो कुछ ऐसा पदार्थ है जिसमें धातु का भी गुण पाया जाता है, अधातु का भी गुण पाया जाता है, उसे कहा जाता है उपधातु। क्या कहा जाता है? उपधातु। वह पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उपधातु कहलाते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंटीमनी जो है एक उपधातु है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु। कैसे आप याद रखिएगा, देखिए आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? 114 तत्व पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि 114 तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण हम लोगों को क्या है? पता है। भौतिक और रासायनिक गुण हम लोगों को पता है, इसीलिए हम लोग 114 तत्वों को ही पढ़ते हैं। रसायन शास्त्रियों ने भी 114 तत्वों को ही मान्यता दिया है। तो कभी कभी आप देखते होंगे तत्वों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है ना। रसायन शास्त्रियों ने 114 तत्वों को मान्यता दिया है, और जिसमें से 7 उपधातु हैं। कितने हैं? 7 उपधातु हैं। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। तो आवर्त सारणी में उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। 7 कौन कौन सा है? आप ऐसे याद रखिएगा, वो, सी, जा, ए, टे, पे। ठीक है। वो, सी, जा, ए, टे, पो। तो वो से क्या हो गया? बोरॉन हो गया, सी से सिलिकॉन हो गया, ज से जर्मेनियम हो गया, ए से एंटीमनी हो गया, टे से टेल्यूडियम हो गया, पो से पोलोनियम हो गया। तो यहाँ पे देखिए एंटीमनी है, तो एंटीमनी हमारा क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रिक की मदद से आप 7 उपधातुओं के नाम को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा क्या होता है? ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया, कहते हैं कौन सा धातु, धातु क्वेश्चन कह रहा है, अधातु नहीं कह रहा है। यदि धातु पूछेगा कि कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। और अधातु की यदि बात करेगा, अधातु, क्योंकि देखिए इसको क्यों याद करना है, सभी धातुएं ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कौन सा अवस्था में रहता है? पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। और कौन सा अधातु, यदि अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा उपधातु है, अधातु है जो कि क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसा क्यों? ब्रोमीन ही क्यों? क्योंकि देखिए सारा धातु जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि क्या चीज में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु। देखिए वही क्वेश्चन जो मैं अभी बोल रहा था, तो ब्रोमीन हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर कौन सा अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए 3 दोस्त हैं, ठीक है ना। इसका नाम है ली। क्या है? इसका नाम है ली। दूसरा दोस्त का नाम है ना, और इसका का। देखिए ली ना का, तो ली मतलब हो गया लिथियम, ना मतलब सोडियम, का मतलब पोटेशियम। तो 3 ऐसा धातु है जिसे क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा दोनों।
इनमें से क्या हो जाएगा, दोनों। यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ऐसा क्या है, धातु है जिसे आप क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है ना, चाकू से काटा जाने वाला धातु। आज तक आपने सिर्फ सोडियम का नाम पढ़ा होगा, आज तक आपने किसका नाम पढ़ा होगा, सिर्फ सोडियम का नाम पढ़ा होगा कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन क्या है, लिथियम भी और पोटेशियम भी एक ऐसा धातु है जिसे भी चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, किस तत्व को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है ना, तो सोडियम एक ऐसा तत्व है, सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्यों डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यदि सोडियम जो है, मेरी बात समझें आप, सोडियम एक ऐसा धातु है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या करता है, बाहरी वातावरण से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है ना, बाहरी वातावरण से जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए यदि उसको क्या किया जाएगा, बाहरी वातावरण में रखेगा तो वो खुद ब खुद जल उठेगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, आग लगने की संभावना है। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है ना, यदि मान लिया जाए कि पानी में आग लगाना हो, ठीक है ना, तो पानी में आग लगाना हो तो क्या करेंगे, सोडियम डाल देंगे। पानी में आग लगाना हो तो क्या डाल देंगे, सोडियम। अब बताइए, जब पानी में ही आग लग जाए तो आप बुझाएंगे कैसे, जो मुझसे नहीं पड़ेगा वो कैसे बुझाएगा आग को। पानी में आग लग गया है तो पानी से तो बुझा नहीं सकते, तो कैसे, तो मैं आऊँगा दौड़ा दौड़ा लेकर, सिद्धार्थ सर आएंगे आप लोगों को बचाने के लिए। क्या लेकर, किरोसिन लेकर। क्या लेकर, किरोसिन लेकर। किरोसिन तेल अगर आप डाल देते हैं जलती हुई सोडियम के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको जल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन है, किसको जल में डुबाकर रखा जाता है। तो जल में डुबाकर रखा जाने वाला जो धातु है या फिर तत्व है वो कौन सा है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा आज तक कि सोडियम को क्या किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, लेकिन धातु, ऐसा धातु बताइए जिसको जल में डुबाकर रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है, एक रेड फास्फोरस होता है, एक येलो फास्फोरस होता है, ठीक है ना, एक वाइट फास्फोरस होता है। तो जो फास्फोरस होता है उसको क्या चीज में डुबा कर रखा जाता है, वो पानी में डुबा कर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है ना, अगर उसको खुले में छोड़ेंगे तो वो उसका ज्वलन ताप होता है ना, वो उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। फास्फोरस का जो ज्वलन ताप होता है, जो बर्निंग टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, तो वो जो होता है कंबसन के लिए उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है। इसीलिए उसको क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको पानी में रखा जाता है ताकि वो जल ना जाए। ठीक है, जो माचिस के तिलियों, एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछेगा कि माचिस के तिलियों के ऊपर जो होता है वो क्या लगा होता है, तो वो क्या होता है, फास्फोरस ही होता है। क्या होता है, फास्फोरस। माचिस के तिलियों पे फास्फोरस। ठीक है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ठीक है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि सोडियम किरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम इज केप्ट इन किरोसिन। ठीक है ना, क्यों रखा जाता है किरोसिन में, किरोसिन में रखने के पीछे रीजन है कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। देखिए, वो ठंडा रखने के लिए थोड़ी किया जाता है, वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, ठंडा फास्फोरस को रखा जाता है पानी में डुबाकर, किरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है ताकि वो बच सके। क्या चीज से बच सके, बाहरी वातावरण से बच सके। माइक पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पीतल किसका किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है। पीतल जो है किस किस धातुओं का मिश्र धातु है। देखिए, पीतल आप याद रखिएगा, पिताजी से याद रखिएगा, पीतल, पिताजी। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। तो Cu+Zn का आंसर क्या हो जाएगा, Cu+Zn। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, Cu+Zn। आखिर मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है, तो धातुओं को कठोर बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लोहा लचीला होता है, सारा चीज क्या होता है, लचीला होता है। एल्युमिनियम लचीला होता है, उसमें अगर कोई चीज मिला दिया जाए तो वो बन जाता है मिश्र धातु। क्या बन जाता है, मिश्र धातु। ठीक है ना, तो मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है, पदार्थ को कठोर करने के लिए। मिश्र धातु क्यों बनाया जाता है, पदार्थ को कठोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु। अभी तो क्वेश्चन आया कि पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखिए, तत्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक। दूसरा तत्व जो होता है, एक होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व क्या होते हैं? जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं वो धातु कहलाते हैं। जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। धनात्मक ऋणात्मक कहने के पीछे वजह क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उसे कहते हैं विद्युत धनात्मक। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, वो कहलाएगा विद्युत ऋणात्मक। क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणात्मक। तो क्वेश्चन हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो कहता है, बताइए कि सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, या फिर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। तो हम जान लेते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है हमारा फ्लोरीन है। क्यों फ्लोरीन है? देखिए, यहाँ पे यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? सोडियम धातु है। कैसे धातु है? जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, धातु कहलाता है। मैग्नीशियम भी क्या है? धातु है। और एल्युमिनियम भी क्या है? धातु है। कैसे मैं पता किया? मैंने पता किया, सोडियम के बाह्यतम, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम का लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में तीसरा में 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर अगर एल्युमिनियम का लिखेंगे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इसका बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अभी तो बताया, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु होगा। तो धातु विद्युत के धनात्मक होते हैं, तो ये सारे विद्युत के धनात्मक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। समझ में? विद्युत ऋणात्मक मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का उसमें जो पावर होता है वो ज्यादा होता है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। देखिए, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है मेरे प्यारे बच्चों? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, ये सब क्या हो गया? वो लोहा का ही अयस्क है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मैंने टिक किया लोहा। हाँ, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? देखिए, जब आप धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु का निष्कर्षण क्या करते हैं? किस चीज से करते हैं? अयस्क से। और अयस्क में डायरेक्ट धातु नहीं होता है, उसमें बहुत सारा कचरा, बल क्या होता है, और भी पदार्थ क्या होते हैं? सटे होते हैं, मिले होते हैं। उसे क्या किया जाता है? उस गंदे पदार्थ को, उस खराब पदार्थ को, जैसे कि आप मान लीजिए शकरकंद कबाड़े खेत से, या फिर आप मूली कबाड़े, तो मूली में मिट्टी वगैरह लगा होता है, उसको आप धोते हैं कि नहीं? साफ करते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से वो जो गंदगी है, वो मिट्टी क्या है? उसके लिए गंदगी है, उसको नहीं खा सकते हैं। तो उसी प्रकार से धातुओं में भी कुछ ऐसा पदार्थ होता है जिसको क्या किया जाता है? हम लोग गंदगी समझते हैं, और उस अशुद्धि को केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है गैंग कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। क्वेश्चन 2000 आप जाकर चेक करिएगा, 2017 का एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। ठीक है? सेकंड पाली का क्वेश्चन में, धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातु का जो ऑक्साइड होता है मैंने अभी बताया। देखिए, धातु का ऑक्साइड जो होता है, देखिए धा से याद रखिएगा धातु, ठीक है, धातु, और आ से लिख अधातु। तो धातु का जो ऑक्साइड है वो होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। आप यहां से क्या समानता निकाल सकते हैं? ये याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना? आ से अधातु, आ से अम्लीय। तो आ से अधातु, आ से अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। तो आंसर हमारा क्या होगा? धातु का ऑक्साइड पूछ रहा है तो क्षारीय। आंसर क्या हो गया हमारा? क्षारीय। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। ठीक है। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है?
कॉपर पाइराइट, देखिए कॉपर जिसमें आ गया तो समझ लीजिए कॉपर का ही अयस्क होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं कि रट लेंगे। रटंत विद्या फलंत नहीं, अटक गई गाड़ी तो खिंचंत नहीं। यदि आप रट रट के चीज़ों को याद करते हैं, समझते नहीं हैं, तो वो एक दिन आपकी जो गाड़ी है वो आपको बोर्ड एग्जाम तक ही रुक जाएगी। बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लाएंगे। यदि आप एक अच्छे रटने वाले व्यक्ति हैं, एक अच्छे रटंतु हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन सक्सेस होने के लिए आपको चीज़ों को समझना होगा, उसके पीछे की वजह को जानना होगा, तब जाकर आप एक अच्छे क्या बन सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो चीज़ों के पीछे का रहस्य को आप जानें, है ना। रटंत विद्या फलंत नहीं, अटक गई गाड़ी तो खिंचंत नहीं। तो कॉपर पाइराइट में किसका अयस्क होगा, तो तांबा का ही होगा, कॉपर का ही होगा। कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है, कॉपर का ही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, आप बताएं। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। कार्बन के अपरूप निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए कार्बन के, देखिए अपरूप कितने हैं। कार्बन के अपरूप है एक हीरा, एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, फिर उसके बाद क्या है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और कोयला। और एक और अपरूप है जिसका नया नया पता चला, जिसका नाम है बकमिस्टर फुल्लेरिन, बकमिस्टर फुल्लेरिन। तो बकमिस्टर फुल्लेरिन या बकमिस्टर फुल्लेर जो है, ये जो है चार अयस्क हैं, सॉरी चार अपरूप है। अपरूप क्या होता है, अपरूप मतलब उसका अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार, ठीक है ना। अपरूप मतलब उसी का रूप है, उसी से उसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो कार्बन के कितने अपरूप हैं, तो कार्बन के चार अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ होना चाहिए, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ऐसे होना चाहिए, फुल्लेरिन। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन नहीं बोल रहे हैं, फुल्लेरिन बोल रहे हैं। तो फुल्लेरिन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फुल्लेरिन। तो किसका अयस्क जो होगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चारों क्या है, अप्रूफ है। हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरिन, ये चारों क्या है, अप्रूफ हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस के अनुसूत्र क्या होता है, फास्फोरस जो हम लोगों का है उसका अनुसूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है। क्या होता है, P4 होता है। फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, P4। ये आपका कोई भी एग्जाम में नहीं आया, यह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, 10th के एग्जाम में नहीं आया, 12th के एग्जाम में आता है यह क्वेश्चन, मैंने दे दिया बस। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अणुओं की संख्या कितनी है। जल में हाइड्रोजन का अणु कितना, ऑक्सीजन का अणु कितना है, तो देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे पता है कैसे होता है, तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा कैसे होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, H2। इसका मतलब हाइड्रोजन कितना डाला मैंने, 2। O, ऑक्सीजन कितना डाला, 1। तो कितना अनुपात हो गया, 2:1। तो पहले ऑक्सीजन है और या पहले हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाला पहले लिखना है। यदि कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो हो जाता है 1:2। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रट के नहीं याद करना है, मैंने अभी ही कहा, रट रट के पढ़कर क्या करोगे, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाओगे। तो आपको पता होना चाहिए, मार्कशीट इज अ ओनली पीस ऑफ पेपर विच कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है ना। मार्कशीट एक महज कागज का टुकड़ा है। आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में, आपके अंदर जो समझदारी होगा वही आपको आगे ले जाने का काम करेगा, ठीक है ना, वही आपको आगे ले जाने का काम करेगा। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज जो है ड्रॉप आउट है। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट, वो कॉलेज उसने छोड़ दिया था। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है, वो पढ़ाई उनका काम नहीं दिया, उनका काम दिया क्या, उनकी समझदारी, उनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सब चीज़ पे याद ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1। लेकिन अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात रहता तो 1 अनुपात क्या हो जाता आंसर, 2।
लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहे का परमाणु संख्या, लोहा कितना नंबर पे आता है? तो लोहा जो है 26 नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। Fe कितना नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। 30 नंबर पे कौन आता है? कमेंट करके बताइए। 25 नंबर पे कौन आता है? कमेंट करके बताइए। 24 नंबर पे कौन आता है? कमेंट करके बताइए। ठीक है ना? यदि नहीं बताते हैं तो मैं फोन में घुस के आपको पीटूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, नहीं आऊंगा, फोन में मैं आ ही नहीं सकता। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधातु है? अधातु, अधातु क्या होता है? अधातु जिसके बाध्यता कक्षा 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अधातु, लोहा धातु है भाई। ठीक है, कार्बन, कार्बन ही क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। यह के ना तो इससे क्या होता है, कार्बन जो होता है, कार्बन के 3 अपरूप जो ऐसे हैं जिससे ना तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ना तो कठोर होता है, ना तो मतलब कि क्या होता है, ना तो इसका संरचना जो है धातु की तरह होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं पाया जाता है। लेकिन एक जो ग्रेफाइड है उससे इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उसमें पाया जाता है। लेकिन चूंकि इसका 3 अपरूप आधातु का गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इसे क्या, कौन सी श्रेणी में रखा गया है? उपधातु की श्रेणी में नहीं रखा गया है, आधातु की श्रेणी में रखा गया है। तो आंसर क्या होगा? कौन आधातु है? कार्बन इसमें क्या है? आधातु है। ठीक है, यदि आपको धातु अधातु पहचानने नहीं आता है तो मेरी वीडियो देखिए ना, मैंने YouTube पे वीडियो भर भर के बनाया है। कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है? हीरा? नो, नॉट एट ऑल। ग्रेफाइट? जी जी यही है, ग्रेफाइट ही एक ऐसा चीज है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन का उसमें क्या होता है, प्रवाह होता है। आप कभी भी अपने बच्चे को, क्या कभी बच्चे को देखते हैं ना, किसी भी पेंसिल से इधर उधर घूरते रहने का कोशिश करते रहना, तो सबसे पहला, जब आपका बच्चा पेंसिल से लिखने लगे तो सबसे पहले उसे एक चीज समझाइए, उसे एक चीज सिखाइए कि आप मेरे प्यारे बच्चों, पेंसिल से क्या करो, तुम बोर्ड का स्विच ऑन मत करो, पेंसिल से किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच मत करो, ऐसा जरूर सिखाइए बच्चों को। ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि उसका पेंसिल के नोक जो होता है ग्रेफाइट, काला काला जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना? वो ग्रेफाइट होता है, उससे करंट का प्रवाह होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अरे भाई, कठोर पदार्थ की बात करेगा तो हीरा, नहीं कहता लड़का हीरा है, तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा कठोर पदार्थ है। और एक चीज और जान लीजिए, हीरा कठोर पदार्थ है, और कठोर अगर धातु पूछ देता, सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तब हीरा है, लेकिन धातु पूछेगा तो क्या बताना है? प्लेटिनम। क्या बताना है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु जो है? चांदी है। चांदी विद्युत और ऊष्मा दोनों का सबसे अच्छा चालक है। चालक मतलब क्या होता है? अगर चांदी जो होता है, देखिए आपका जो फोन होता है, आप फोन को पहले क्या करिए, वीडियो देखना बंद करिए, वीडियो देखना क्या करिए, बंद करिए, वीडियो देखना बंद करिए, और क्या करिए, आप फोन को फोड़िए। पहले क्या करिए, एक हैमर लाइए, हथौड़ी लाइए, फोन को तोड़िए, उसके बीच में देखिएगा ना तो चमकता चमकता चीज होगा जिससे सोल्डिंग किया हुआ रहता है, वो चांदी का होता है। किस चीज का होता है? चांदी का। तो जल्दी जल्दी से आप क्या करिए, अपना फोन तोड़िए, तो फोन में चांदी होता है। आप देखते हैं गांव में बेचने के लिए आता है, जैसे कि बेचने वाला घड़ी बेचने के लिए आता है, या तो बर्तन, एक कप लीजिए, 2 फोन में 1 कप देते हैं, या तो 3 फोन आप दीजिएगा पुराना वाला, तो आपको क्या करेंगे, दो प्लेट देंगे, ऐसा वाला देखे होंगे। तो वो फोन क्यों लेता है? क्यों लेता है फोन? वो फोन में चांदी निकालता है और चांदी को बेचता है और अमीर बन जाता है, और आप बेवकूफ बन जाते हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? What is the atomic number of silver? चांदी 47 पे है भाई, चांदी 47 नंबर पे है। चांदी कितना नंबर पे है? 47 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सीसा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? माइक पे ध्यान होना चाहिए, माइक पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना? माइक का लाइट ऑन है, माइक ऑन है ना? हाँ, आवाज ना कट जाए। सीसा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीना, देखिए सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है वो होता है सोल्डर। देखिए सोल्डर आप भूल जाइएगा, तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाए हैं। देखिए सीटी, क्या बना है? सीटी।
ठीक है ना। यदि आप किसी लड़की को देखकर सीटी मारते हैं तो लड़कियां क्या करेगी, शोल्डर से आपके शोल्डर मेरे पास नहीं, शोल्डर से आपके क्या करेंगी, मुंह को क्या कर देगी, सोल्डिंग कर देगी, ठीक है ना। तो सीटी नहीं मारना है, लड़कियों को देखकर सीटी नहीं मारना है, नहीं तो आपके जवान को वो सोल्डिंग कर देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक। अभी तो मैंने बताया धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, धा से धातु, धा से धनात्मक। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, क्यों धनात्मक होते हैं, धातु क्यों धनात्मक होते हैं, क्योंकि जो होता है बाहर का गेट लगा, इसलिए धातु इसलिए विद्युत धनात्मक होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु की प्रकृति कैसी होती है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधातु कैसे होते हैं, विद्युत ऋणात्मक। क्यों विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, एक ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। मान लिया जाए आपके पास लोहा है, आपके पास क्या है, लोहा है, और उस लोहा में जंग लग जाए, क्या हो जाए, जंग लग जाए, तो उस लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या करते होंगे, देखते होंगे उसमें कुछ लेप चढ़ाया जाता है। उस लेप का क्या नाम है, उस लेप का नाम है जिंक। तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का, किसका परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्यों, देखते होंगे आप साइकिल में लगा जो घंटी होता है, वो घंटी जो होता है चमकीला होता है, हालांकि लोहा का होता है, चमकीला होता है। क्यों चमकीला होता है, क्योंकि उस पर जिंक का लेप चढ़ाया होता है, क्या होता है, जिंक का परत चढ़ाया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और टीन के मिश्र धातु, तांबा और टीना का जो मिश्र धातु है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है। देखिए, तांबा और टीना के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कांसा, क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। नेक्स्ट, स्कूल की घंटी किस धातु की बनी होती है, तो स्कूल की घंटी जो होता है सोनोरस का बना होता है, किसका बना होता है, सोनोरस का बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यह भी एक मिश्र धातु है, ठीक है ना। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, क्या बनाया जाता है, एनोड। जैसे कि विद्युत अपघटनी जो होता है ना, इस प्रकार से होता है। देखिए, विद्युत अपघटनी सेल आप बनाए होंगे कभी, अगर यदि आप सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको प्रोजेक्ट मिलता होगा बनाने के लिए स्कूल में। एक होता है माइनस वाला, एक होता है प्लस वाला, ठीक है। एक को कहा जाता है एनोड, एक को कहा जाता है कैथोड, क्या कहा जाता है, कैथोड। एनोड और कैथोड, तो एनोड जो होता है उस पे क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में जब किसी धातु को शुद्ध करने के क्रम में, जैसे अयस्क निकाला धरती के अंदर से, वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करने के क्रम में उससे विद्युत धारा गुजारा जाता है, यह प्रक्रिया विद्युत अपघटनी परिष्करण कहा जाता है। तो शुद्ध अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, एनोड, और शुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कैथोड। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण को क्या कहा जाता है, तो धातु के इस गुण को कहा जाता है धात्विक चमक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धात्विक चमक। देखिए, सभी धातुएं सभी धातुएं क्या होते हैं, वो चमकीले होते हैं, इसे इस गुण को कहा जाता है विद्युत धनात्मकता। और सभी धातुएं क्या होते हैं, से एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है जिसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के होते हैं। देखिए, दोनों क्या है, सिल्वर भी धातु है, कॉपर भी धातु है, दोनों धातु हैं, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होगा, सबसे अच्छा चालक। चालक क्या होता है, देखिए, उष्मा जो होता है तीन विधि से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, चालन, संवहन, विकिरण। चालन मतलब
मान लीजिए इस तरफ को आप क्या किए, गर्म किए, यहाँ पे धातु का एक टुकड़ा को इधर गर्म करेंगे तो इस इधर भी आप टच करेंगे तो गर्मी महसूस होगा, उसे कहा जाता है चालन। क्या कहा जाता है? चालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालन। एक चालन हो गया, संवहन हो गया, विकिरण हो गया। तो कहता है सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे अच्छा क्या है? चालक है, क्योंकि धातु का एक साइड गर्म करेंगे तो दूसरा साइड चला जाएगा, तो वो कहलाएगा चालन। क्या कहलाएगा? चालन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, वो हो गया विकिरण। क्या हो गया? विकिरण। ठीक है ना। लेड उष्मा का क्या होता है? लेड मतलब होता है शीशा। शीशा उष्मा का क्या होता है? शीशा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक माने आचालक। कैसा होता है? कुचालक। शीशा से क्या करंट गुजरेगा? जैसे कि इससे करंट गुजर रहा है, इसमें इसका डिस्प्ले शीशा का है तो इससे करंट गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। कैमरा जो है, कैमरा का शीशा में करंट गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। वो क्या है? कुचालक है। जिससे करंट और उष्मा नहीं गुजरता उसको कुचालक कहा जाता है। धातुएं उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं? धातुएं उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उष्मा भी उससे गुजर सकता है और विद्युत भी उससे क्या हो सकता है? गुजर सकता है। धातुएं उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सभी धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं सुचालक? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि मुक्त, कोई पूछेगा कि धातु विद्युत के सुचालक होते क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे कारण है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातुओं में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना। धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो देखिए आवर्त सारणी में आदि आपको बनाकर दिखाऊं। ठीक है, आवर्त सारणी में आपको बना के दिखाऊं। देखिए इस प्रकार से क्या होता है? आवर्त सारणी होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से समझ लीजिए। आपको एक नमूना दे देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, सबसे लास्ट वाला लिख देते हैं। आर्गन, यहाँ आर्गन होता है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इस प्रकार से होता है। तो आवर्त सारणी में कहता है अधातुएं किस ओर होता है? तो देखिए हमारा क्या है? बायां ओर है, दायां ओर है, तो किस ओर पाया जाता है? इधर सारा धातु होता है, इस साइड क्या होता है? धातु, और इस साइड क्या होता है? अधातु। ठीक है ना। इधर क्या होता है? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो किस ओर पाया जाता है? बाईं ओर या दाईं ओर? तो धातु, देखिए धातु जो होता है दाईं ओर पाया जाता है, बाईं ओर पाया जाता है। और अधातु किधर होता है? आधातु किधर होता है? देखिए बाईं ओर क्या पाया जाता है? बाईं ओर है, मेरा बाईं ओर बायां साइड है, तो बायां साइड है तो इधर क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है। दायां साइड में क्या पाया जाता है? आधातु पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्या कुछ क्वेश्चन कह रहा है? आधातु। तो आधातु किधर पाया जा रहा है? दाईं ओर पाया जाता है। किधर पाया जाता है? दाईं ओर। ठीक है। इधर कौन कौन सा हो जाता है? देखिए मैं सबका नाम लिख देता हूं। इधर हो जाता है आवर्त सारणी, एक मिनट, आवर्त सारणी यहाँ पे है, आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए क्योंकि पढ़ने में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा समय किल हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आवर्त सारणी है। इधर क्या, कौन सा साइड हो गया? इधर कौन सा साइड हो गया? इधर हो गया। आपके अनुसार से, आप जिस समय बैठे हैं फोन देख रहे हैं, आपके अनुसार इधर क्या हो गया? बायां साइड, और इधर क्या हो गया? दायां साइड। तो बाईं ओर पाई जाती है या दाईं ओर पाई जाती है? आधातुएं किधर पाई जाती है? आधातुएं दाईं ओर पाई जाती है, धातुएं बाईं ओर पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो धातुएं, अभी तो मैंने बताया कि बाईं ओर पाई जाती है, दाईं ओर पाई जाती है, तो बाईं ओर पाई जाती है। किधर पाई जाती है? बाईं ओर। तो धातु बाईं ओर, अधातु दाईं ओर। क्यों? क्योंकि देखिए इधर होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इधर ये सारे धातुएं होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे सिर्फ के होगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रांसियम,
यहाँ बेरियम और फिर रेडॉन, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इधर क्या हो गया, बीच में खाली जगह छोड़ के इधर जो भी क्या करते हैं बना ही देते हैं। जब बात आ गई बनाने का तो बार बार तो एक ही चीज आ रहा है, छोटा छोटा समझ लीजिए। अब थोड़ा सा आपको क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब कि मैं लाइन क्या किया हूँ, मैं लाइन टेढ़ा पाड़ा इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। कार्बन के बाद क्या, बोरॉन, कार्बन के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन। देखिए इस प्रकार से आवर्त सारणी होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, यही आवर्त सारणी है, ठीक है ना, यही आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी में जो होता है, देखिए इस साइड आप देख रहे होंगे सारा धातु इस साइड है, किस ओर, इधर क्या है, इधर आपका बायां ओर है, क्या है, बायां ओर। इधर क्या है, दायां ओर। तो दायां ओर जो है, दायां ओर जो है वो अधातु, और बायां ओर क्या है, सारा धातु बायां ओर, सारा धातु दायां ओर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। धातु द्वारा त्याग की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जैसे कि मान लिया जाए सोडियम, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो बना देता है क्या, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस बना लेता है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया, तो अगर अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो इसका संयोजकता वही होगा। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ति के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो वही संयोजकता होगा। धातु का संयोजकता निकालने के लिए देखिए, अगर धातु बोलेगा तो बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा या तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो कहलाएगा धातु की संयोजकता। लेकिन अधातु होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कार्बन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संयोजकता कितना है, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 5। इसको 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। कितना चाहिए, 3। इसके इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना संयोजकता हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधातु जैसे कार्बन, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है, आघात वर्णनीयता। पहला क्वेश्चन तो हम लोगों को यही था कि धातु को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके इस गुण को क्या कहा जाता है, आघात वर्णनीयता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, गैस कौन सा गैस बनाता है, धातु जब क्या करेगा, जल से अभिक्रिया। देखिए बनाकर देख लेते हैं, मान लिया जाए सोडियम धातु है, इसका जल से अभिक्रिया करा लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनाएगा, कौन सा गैस मुक्त करेगा, तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन। कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन किसके साथ मिल जाएगा, ऑक्सीजन, बच जाएगा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहाँ बताना है, ठीक है, आप इतने देर से पढ़ रहे हैं, आप हमको बताइए कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ठीक है, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। देखिए यदि आप दोनों बाजार गए, ठीक है, मान लीजिए मैं और आप बाजार गए, बाजार में आपको खाने का मन किया आइसक्रीम, ठीक है, तो आप आइसक्रीम दे रहा है 10 रुपया में, कितना में, 10 रुपया में। आपके पास है 9 रुपया, मेरे पास है 1 रुपया, तो बोले चलो ना आइसक्रीम खाते हैं, तो बोलेंगे मेरे पास तो 1 ही रुपया है, तो तुम बोलोगे या आप बोलेंगे कि ऐसा करिए आपका अपना 1 रुपया दे दीजिए, मेरे पास 10 रुपया हो जाएगा, मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, ठीक है ना। तो बोले आइसक्रीम खा लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हम दोनों खाएंगे, हम भी तो 1 रुपया दे रहे हैं, तो हम मुझे भी आप थोड़ा सा दीजिएगा खाने के लिए। तो वो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा उससे जो यौगिक बनेगा वो आयनिक यौगिक बनेगा। क्या होगा, आयनिक यौगिक बनेगा। आयनिक मतलब त्याग या ग्रहण,
त्याग या ग्रहण करने से जो इलेक्ट्रॉन बनेगा, जो यौगिक बनेगा, वो आयनिक यौगिक होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जो है अगर क्या होगा, अगर आप क्या करते हैं, मतलब कि जो त्याग कर दिए तो जो यौगिक बना तो आयनिक यौगिक, लेकिन दोनों का साझा, आपके पास भी 5 रुपया, मेरे पास भी 5 रुपया, तो आधा आधा हिस्सा लगेगा, तो वो जो कहलाएगा वो सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहसंयोजक यौगिक कहलाएगा, ठीक है। तो कहता है धातु के, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। धातु से अधातु में, धातु और अधातु में जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वो बनाएगा आयनिक यौगिक। अधातु और अधातु के बीच कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन। आपने आपको नहीं पता है कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, आयनिक बंधन क्या होता है, सारा कुछ यदि नहीं पता है आपको तो आप क्या करें, मेरा वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, पढ़िए, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड देखिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो जल में घुलेगा तो क्या बनाएगा? क्षारीय बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु जो है वो सोडियम है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं और सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं, आप जाकर मेरा वीडियो देखिए और पढ़ सकते हैं वहां पे सक्रियता श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। कौन सी धातु तार के रूप में? तो तार में हम लोगों के पास तार के रूप में क्या होता है? कॉपर हो गया, कॉपर का ही तार बनाया जाता है, जिसमें जो करंट गुजरता है वो क्या हो गया? वो कॉपर का होता है। कौन सी धातु में जल में डालने पर तैरने लगता है। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो देखिए एक बात बता देते हैं, पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसको जल में डालेंगे ना तो वो तैरने लग जाएगा, इधर उधर भागने लग जाएगा, तो जल में तैरने वाला धातु पोटेशियम। कैल्शियम पर परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो कैल्शियम देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम कितना नंबर पे? 20 नंबर पे है। कैल्शियम कितना नंबर पे? 20 नंबर पे है, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? What is the atomic number of chlorine? 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। समझ में आया? या समझ गए ना? चलिए, एक मैं वीडियो देख रहा था, वो उसमें कहता है या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 ऐसे करके, मतलब कि क्या करता है उसको बोलता है, वो एक बुजुर्ग आदमी से दी ललन टॉप वाले सवाल पूछते हैं, तो वो बोलता है या ऐसे करके, तो वो मुझे याद आ गया। तो इनमें से कौन सी आधातु चमकीला है? तो आधातु चमकीला होता है। तो आधातु चमकीला होता ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का चमकीला होता है। तो अपवाद में आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या होता है? चमकीला होता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम जो है ना, उस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडीकरण। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के संयोग में रहता है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, तो उस पर काला जैसा परत जम जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। या फिर परत कोई भी चीज का हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी चीज का परत हो सकता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यानी उष्मा का सिंपल समझ लीजिए कि उष्मा का क्या होता है? सुचालक, मतलब अच्छा चालक होता है, उससे उष्मा प्रवाहित होगा तभी तो कढ़ैया या छोलनी या गर्म होगा, तभी तो बनेगा खाना, है ना। एनर्जी डाउन हो गया पूरा, बढ़ा दे। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह होगा, कैसा हो जाएगा? देखिए मैंने बताया था कि धातु को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, और भी कुछ मिलाया जाता है, तो यह प्रबल तथा कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल तथा कठोर। 68, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? बस भैया 2% कार्बन होता है। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2%। जल्दी से खत्म कर देते हैं। निम्नलिखित में कॉपर के अयस्क कौन से हो सकते हैं? कॉपर के क्यूप्राइट होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, पारा का देखिए पारा
देखिए चलिए बता ही देते हैं। क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, सिनेबार पारा का अयस्क है, सिनेबार पारा। अब आप बताइए कि कैलेमाइन किसका अयस्क है भाई? कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, प्लीज कमेंट कर दो ना। कर दो कर दो। चलिए नेक्स्ट, ग्रेफाइड कार्बन का एक अप्रूफ है जो कैसा होता है? कठोर होता है, द्रव होता है, गैस होता है, मुलायम होता है। तो ग्रेफाइड जो होता है मुलायम होता है। ग्रेफाइड कैसा होता है? मुलायम, कठोर नहीं होता है। ग्रेफाइड क्या होता है? मुलायम होता है। पेंसिल का नोक मुलायम होता है जी। सीने बार किसका है इसका? अभी तो बताया भैया, काहे बार बार एक ही चीज